Good morning, students. How are you all? So, I hope you all are fine. We have already started our chapter number 5, that is the accounting standard and the international financial reporting standards. In this chapter, we have already talked about the accounting standards, and today we are going to discuss about the IFRS, International Financial Reporting Standards. So, let's start. सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड्स हैं. नेम में लिखा हुआ है वर्ड इंटरनेशनल, तो ये एक इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. ये हमारे पास वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली कौन से स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं हर कंट्री में. तो एक ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं वो IASB ने इशू किए हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. तो IFRS के अंदर हमारे पास कई सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आते हैं जिन्हें ये बोर्ड या फिर इनकी बनाई हुई कमेटी जो है वो इशू करती है और वही वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होते हैं. कई ड्रॉबैक्स हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रहे, जिन ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए हर कंट्री के अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, तो हर कंट्री अपने मेथड्स यूज़ कर रहे थे. तो उन्हीं सभी स्टैंडर्ड्स को ख़त्म करने के लिए, उन्हीं डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए वी हैव ग्लोबली मेड एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. और ये स्टैंडर्ड्स बनाने वाला जो बोर्ड है वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. तो इन्होंने हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स लेके आए और उन स्टैंडर्ड्स के कुछ हमारे पास अजम्पशंस होती हैं. 4 बेसिक अजम्पशंस हैं जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम अपनी अकाउंटिंग को करते हैं. तो सबसे पहली अजम्पशन वही है सेम कि हमारा जो फर्म है वो गोइंग कंसर्न है. इसका मतलब कि जो हमारी फर्म की जो लाइफ है वो मानी जाएगी इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मीन्स कि हमारी जो फर्म है वो कभी भी उसकी डेथ नहीं होगी. पीपल विल कम, पीपल विल गो, बट फर्म विल गो ऑन फॉर एवर. सेकेंड अजम्पशन जो इसमें हमारे पास है वो है एक्रूअल अजम्पशन. एक्रूअल अजम्पशन के अंदर द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस, दैट इज एज एंड व्हेन दे अकर एंड द डेट ऑफ सेटलमेंट इज इममटीरियल. मतलब कि कॉस्ट में हम क्या कहते थे कि जब कॉस्ट आएगी या कॉस्ट जाएगी हम सिर्फ तभी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब एंट्री हो गई तभी हम रिकॉर्ड कर लेंगे वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट. ठीक है. थर्ड वन इज द मेजरिंग यूनिट अजम्पशन. मेजरिंग यूनिट अजम्पशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एसेट्स हैं दे आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, बट दे आर शोन एट करंट और फेयर वैल्यू. तो इसमें हम अपने एसेट्स को करंट या फिर फेयर वैल्यू पे शो करते हैं. मतलब कि हिस्टोरिकल कॉस्ट हम इसमें नहीं रिकॉर्ड करते. तो हमारा सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे यही आ गया कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तो हर आइटम को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते थे, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एसेट को हम उसी अमाउंट पे शो करते हैं जिस अमाउंट पे हम करंटली पे कर रहे हैं. ऐसे ही हम लायबिलिटीज़ को उसी अमाउंट पे शो करेंगे जिस अमाउंट पे हम उस लायबिलिटीज़ को सेटल करेंगे, मतलब द करंट फेयर वैल्यू. एंड द फोर्थ अजम्पशन जो हम इस स्टैंडर्ड के अंदर यूज़ करते हैं दैट इज़ द कांस्टेंट परचेजिंग पावर. This assumption requires that the value of capital be adjusted to inflation at the end of the financial year. मतलब कि जो हमारी वैल्यू है कैपिटल की उसको हम ईयर, जो हमारे साल के दौरान जो भी इन्फ्लेशंस आ रही हैं उसको हम अपनी फाइनेंशियल ईयर एंड पे रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है जी. मतलब कि जो अकाउंटिंग ये हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम वो स्टैंडर्ड्स, वो अकाउंटिंग मेथड अपना रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग सभी आइटम्स को हम करंट वैल्यू, मार्केट में जो उसकी करंट पोजीशन है उसी पोजीशन पे हम उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है जी. तो अब ये तो थे हमारे चार बेसिक अजम्पशन जिनके बेसिस के ऊपर हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं. लेकिन इन रिपोर्टिंग को करने के
हमें क्या नीड पड़ी, हमें इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ IFRS की नीड क्या थी, हमें इंटरनेशनल लेवल पर जाना ही क्यों पड़ा। हमारे पास थे हर कंट्री के खुद के स्टैंडर्ड्स। जब हर कंट्री अपने स्टैंडर्ड्स अपनाता था तो अपना उसका एक तरीका होता था, जिसके कारण जब हर कंट्री का, ये कंट्री ए, ये कंट्री बी है, ये कंट्री कोई और मेथड लगा रहा है, ये कंट्री कोई और मेथड लगा रहा है, फिर एक और कंट्री आ गया सी, उसका मेथड कोई और है। सेम आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स यूज़ हो रहे हैं वो हमारे सभी के डिफरेंट जा रहे हैं, तो ये आपस में इनकी कोई मैचिंग नहीं है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब भी हमारे काम होते थे तो हमें बड़ी मुश्किल आती थी। तो एक ग्लोबल लेवल पे एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए, हर चीज़ को ग्लोबली एक्सेप्ट करने के लिए, कंपेरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी करने के लिए हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग को करने के लिए मेथड्स बताए गए कि इंटरनेशनल लेवल पे सभी को वही मेथड्स को यूज़ करके काम करना है। फिर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग कुछ 4 नीड्स हैं, हमारी कुछ नीड्स हैं। नीड्स को हम पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट आर द बेसिक नीड्स दैट लेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमारे बेसिक नीड्स क्या हैं जिनके कारण हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ किए हैं। तो हमारे पास सबसे पहली नीड है इजी एक्सेस टू द ग्लोबल कैपिटल मार्केट। तो हमें इजी हो गया कि हम ग्लोबल कैपिटल मार्केट में जा सकें। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक ही मेथड ऑल अराउंड ग्लोब एक्सेप्ट होगा, जब हम हर काम को ग्लोबल लेवल पे करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे, तो फिर उसके कारण क्या होगा कि हम जो भी काम करेंगे इंटरनेशनल लेवल का होगा, वर्ल्ड वाइड हमारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, हर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्लोबल लेवल की बनेंगी, कि मतलब कि एवरी कंट्री को हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आएगी। तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसमें जो यूज़र्स हैं वो ग्लोबल लेवल के भी आने शुरू हो जाएंगे। तो वही हमारे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें ग्लोबल लेवल के यूज़र्स मिलते हैं इससे, जिससे हमारी ही कंपनी के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट हमारे पास है इजी कंपैरिजन। इजी कंपैरिजन, जब हम हमारी ग्लोबल लेवल पे बुक्स बनाते हैं तो हर कंट्री, हर बुक का मेथड सेम होता है, तो उसके कारण हम अपने रिकॉर्ड्स को किसी भी फर्म के साथ, किसी भी कंपनी के साथ अपनी परफॉर्मेंस को अपने सिमिलर कॉम्पिटिटर्स के साथ ग्लोबल लेवल पे जज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी के कारण इसी से पॉइंट आया कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो यूनिफॉर्म बन जाएंगी। यूनिफॉर्म मीन्स सभी का काम सिमिलर होगा, सभी एक समान होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि एसेट भाई यूएस वाले कैसे रिकॉर्ड कर दें हैं, इंडिया में कोई और मेथड यूज़ होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अकाउंटिंग इंडिया में है वही अकाउंटिंग इंटरनेशनल लेवल पे है। जिस वर्ड का जो मतलब इंडिया में है वही ग्लोबल लेवल पे होगा, तो मतलब वही अकाउंटिंग ऑल ओवर वर्ल्ड सेम जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं वो सबकी यूनिफॉर्म होंगी इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रॉड। यानी कि कंपनीज जब ग्लोबल लेवल पे प्रिपेयर करती थी, एट प्रेजेंट व्हेन द ग्लोबल लेवल जब हम अपना काम करते थे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक सेट बनाने की ज़रूरत है, वो है IFRS के अकॉर्डिंग काम करना।
IFRS के अकॉर्डिंग काम करना। लेकिन जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करते थे तो हमें 2 सेट्स बनाने पड़ते थे, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेट 1 और दूसरा IFRS को यूज़ करके सेट 2 बनाना पड़ता था। तो हमारा काम बढ़ गया, हमें अकाउंटेंट रखने पड़े, हमें और लोग एम्प्लॉय करने पड़े, तो हमारा काम बढ़ गया। हमें 2 तरीके से अपने बुक्स को मेंटेन करना पड़ता था अगर हमने ग्लोबल लेवल पे जाना है। लेकिन जब से ये स्टैंडर्ड्स आए, हम ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे थे, तो हमें इस पहले वाले सेट की ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब ऑल ओवर वर्ल्ड सिर्फ एक ही बुक बनेगी, वो भी IFRS को यूज़ करके, जिसके कारण अब अगर हमें बाहर से कोई भी लोन लेना है तो हमारी कॉस्ट कम हो गई। जैसे कि अब हमें ये सेट बनाने के लिए कोई फालतू का पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं। जो हम बुक्स बना रहे हैं, जो हमारी बुक्स बनती हैं, हम उन्हीं बुक्स के बेसिस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, अपनी कैपिटल को रेज कर सकते हैं। ठीक है जी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। हमारी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS में बहुत सारा गैप है। एज़ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे एसेट्स थे वो हम कैसे करते थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर शो करते थे। लेकिन IFRS में जो हम अपने एसेट्स हैं उनको हम करंट या फेयर मार्केट वैल्यू में शो करते हैं। तो हम पहले ही कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब 10 साल पुरानी, अगर एक एसेट 10 साल पहले रिकॉर्ड की थी, 10 साल पहले हमने एसेट बिजनेस में लेके आए थे, तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कहते थे कि हम तो 10 साल पहले वाली अमाउंट ही नोट करेंगे। लेकिन इसी ड्रॉबैक को ख़त्म करके हमने कहा कि हम अपने IFRS में जो करंट वैल्यू है हम उसी पे ही काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर हम करंट की पोजीशन को लेके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हैं तो मतलब कि जो आज की जो ये वैल्यूएशन हो रही है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल करंट पोजीशन को बता रही है। तो हमें पहले यही ड्रॉबैक सबसे बड़ा रहता था कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उनमें कई ऐसी आइटम्स थी जिनके बारे में हमें नहीं पता था। इसीलिए हमने एक सीधा फंडा अपना लिया था कि हम जो भी एसेट है उसको उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन IFRS कई पॉइंट्स को क्लियर करके लेके आया और उसी के बेसिस पे हमने अपनी वैल्यूएशन करंट और फेयर मार्केट वैल्यू पे करनी शुरू कर दी। क्योंकि हमारे पास अब इसके अंदर IFRS के अंदर कई ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन आ गई। हर आइटम का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही सीधा साधा सोल्यूशन मिलने लग गया, जिसके कारण हमारे फ्रॉड्स और मैनिपुलेशन जो है, मैनिपुलेशन मीन्स चेंजेस कर देना अपनी मर्ज़ी से, जानबूझ के कोई भी बुक्स अकाउंट्स को चेंज कर देना कुछ गड़बड़ करने के लिए, उसमें से अपना कोई गेन निकालने के लिए। तो इन दोनों का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया। लोगों को स्कोप ही नहीं मिलता कि वो फ्रॉड करें कहाँ से, कौन सी एंट्री में ऐसी अमाउंट डालें कि जिससे वो अपना खुद का पर्सनल गेन इसमें से निकाल सके, मतलब खुद की इनकम बना सके। तो IFRS ने इतनी ज़्यादा सख्ताई कर दी स्टैंडर्ड्स को यूज़ करने के लिए कि हमारे IFRS के आने से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो गए। ठीक है जी। तो हमें यही बेनिफिट्स मिले हैं। हमारा बेनिफिट तो सबसे पहला यही हो गया कि हमें सबसे पहले यही हमारे बेनिफिट्स में आ गया कि ये हमें ग्लोबल मार्केट में काम करने को मिलता है हमें इससे। ठीक है जी। फिर इसके साथ हमारे रेजिंग ऑफ लोन कम हो जाते हैं, ये हमारा सेकंड बेनिफिट हो गया, ये भी हमारा एक बेनिफिट है। फिर इससे हमें ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन होती है, ये भी 3 बेनिफिट्स हैं। ये तीन तो हमारे बेनिफिट सीधा कवर हो गए, राइट। ये 3 बेनिफिट्स हमारे सीधा कवर हो गए। अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आए कि हमें IFRS से क्या फ़ायदा होता है, ग्लोबल मार्केट में जाने को मिलता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेजिंग कम हो जाती है और ट्रू वैल्यूएशन होती है। ट्रू वैल्यूएशन होती है, हमारी बुक्स जो हैं वो बिल्कुल ट्रू शो हो रही हैं। और इसके साथ हमें 2 और बेनिफिट मिलते हैं। 4th बेनिफिट है, हमारे जो अकाउंटेंट हैं, अकाउंट्स के प्रोफेशनल हैं, उनको मिलती है हेल्प, उनको मिल गई है बहुत बड़ी हेल्प।
उनका काम बहुत इजी हो गया है। उन्हें हर एक आइटम, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रॉपर मेथड का प्रॉपर फॉर्मूला पता चल गया है। और दूसरा बेनिफिट क्या मिला है, ये हमारे दूसरा बेनिफिट, फिफ्थ बेनिफिट जो है वो है कि इससे हमारे इन्वेस्टर्स और हमारी इंडस्ट्री, मतलब यूज़र्स और इंडस्ट्री दोनों को भी बहुत हेल्प मिली है, दोनों को भी बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि इन्वेस्टर को भी बहुत इजी हो गया है। इन्वेस्टर्स को भी अपनी करंट पोजीशन पता चलने लग गई है, जिसके कारण उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है फर्म के अंदर, क्योंकि बिल्कुल सही एक्यूरेट पोजीशन IFRS के अकॉर्डिंग पता चलती रहती है। रीसेंट चेंजेस का पता लगता है, इंडस्ट्री को भी पता लगता रहता है। इंडस्ट्री को क्या हेल्प मिलती है, इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल के कस्टमर्स मिलते हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल की मार्केट मिलती है, ग्लोबल लेवल पे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, एक प्रॉपर मार्केट ग्लोबल लेवल पे बढ़ जाती है। और हमारा काम अगर ग्लोबल लेवल पे चला गया तो हमारा ऑब्वियसली हमारी अर्निंग्स जो हैं वो बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो हमारे बेनिफिट्स में अगर क्वेश्चन आए बेनिफिट्स क्या है, तो 3 पॉइंट यही हैं और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं जो है इनडायरेक्टली सेम यही पॉइंट्स। अब हमने ये IFRS का प्रॉपरली टॉपिक कर लिया है कि IFRS है क्या। अब हमने इसी चैप्टर में 2 मेन वर्ड पढ़े हैं, जैसे कि आपको पता ही है। एक तो हमने पढ़ा कि पहले तो हमारे पास क्या थे, अर्लियर हमारे पास क्या थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हमारे पास आए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इन्हीं स्टैंडर्ड्स में जो ड्रॉबैक्स थी, इन्हीं स्टैंडर्ड्स में जो ड्रॉबैक्स थे, उन्हीं ड्रॉबैक्स को लेके हमारे पास क्या नई टर्म आई, IFRS। इंटरनेशनल लेवल पे हम चले गए। पहले हमारे पास क्या थे, अपना खुद का लेवल था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इंडियन लेवल पे, फिर हमारे पास आ गए अकाउंटिंग IFRS, फिर हमारे पास आ गए IFRS जो कि इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स आ गए। इसे हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इंडियन गैप्स, इंडियन जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और जो IFRS क्या है वो हमने पढ़ ही रखा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो हम यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इंडिया के लेवल के हैं और IFRS हमारे इंटरनेशनल लेवल के। तो हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे, और ये जो पॉइंट है डिफरेंस का, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर होल बुक, पूरी बुक में से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ध्यान से करना है। तो हम 5 मेन पॉइंट्स करेंगे आज इसमें। सबसे पहले पॉइंट है, जो हमारे IFRS हैं वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बेस्ड हैं प्रिंसिपल के, और जो अकाउंटिंग हमारे IFRS हैं वो बेस्ड हैं ऑन रूल्स। मतलब कि एग्जाम्पल क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इन्होंने बता दिया कि हमें अपनी जब बैलेंस शीट बनानी है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो हमें शेड्यूल 3 यूज़ करना है। तो इन्होंने एक फॉर्मेट बता दिया, प्रिंसिपल्स लिख दिए। प्रिंसिपल्स का मतलब पता हो या ना पता हो, क्लैरिटी हो या ना हो, इन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया, आपको उसी फॉर्मेट को यूज़ करना है और अपनी बैलेंस शीट बना देनी है। लेकिन जो IFRS है, इन्होंने एक डिटेल्ड स्टडी की है। ये जो स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं वो एक एक रूल को डिटेल्ड में बताते हैं। इनका क्या काम है, ये इसी शेड्यूल के अंदर जो वेरियस हेड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल IFRS में इसी शेड्यूल के अंदर कई हेड्स होंगे, जैसे हमारे शेयर कैपिटल है,
तो शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आते हैं, रिजर्व्स आ गए, कैपिटल आ गई या और कुछ आ गया, वो सभी को डिटेल्ड में बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होगा, आपको इसको डिटेल्ड में इसके अंदर क्या है। इसने तो बोल दिया ये फॉर्मेट है, अपनाना और कर देना। अगर कोई डाउट आया फिर भी ये कंफ्यूज हो जाते हैं, अड़ जाते हैं। ठीक है जी, प्रॉब्लम आ जाती है इसमें कि हाँ जी समझ ही नहीं आता क्या करना है, असम्पशंस ली और कर दिया सॉल्व। IFRS आया, इसने एक डिटेल में बताया कि हमें करना कैसे है। तो ये हमारे पास रूल के बेसिस पे है और ये हमारे पास प्रिंसिपल के बेसिस पे है। सेकेंड मेन पॉइंट जो है IFRS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बेस्ड है ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, और जो IFRS है वो हमारी बेस्ड है फेयर वैल्यू पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम जो अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करते थे, जो हमारी 10 साल जो पहले जो एसेट थी, अगर 10 साल पहले हमने ख़रीदा था, एग्जांपल 10 ईयर्स अगो कोई एसेट लिया था, तो हम उसी एसेट्स को लेके उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी जा रहे थे। लेकिन जो हमारा जो IFRS है, इसमें फेयर वैल्यू पे जो है वैल्यूएशन होती है, मतलब कि जो आज की वैल्यू है उसी के ऊपर वैल्यूएशन होती है। और इसमें हम डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम जो डेप्रिसिएशन है, जो बैलेंस शीट की लास्ट डेट है, उस दिन पे हम अपने एसेट्स की वैल्यूएशन करते हैं, और जो उसके एसेट की जो वैल्यू आई है, जो बैलेंस शीट के फर्स्ट डे और लास्ट डे जो उनमें डिफरेंस है, उस डिफरेंस को वो कहते हैं कि ये हमारा डेप्रिसिएशन है। इसमें क्या किया, 10 साल है जी, एसेट 1 लाख का एसेट है, 10 साल चलेगा, कर दिया 10 से डिवाइड, तो हर साल 10 हज़ार की एंट्री डाल देना, तो 10 साल में ये 1 लाख पूरे हो जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस था। थर्ड पॉइंट जो है, जो हमारे एसेट की वैल्यूएशन होती है, इसमें पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम एसेट को उसके बिगनिंग में ही वैल्यू कर देते थे, बिगनिंग वैल्यूएशन एट बिगनिंग लिख लेना। यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने कहा 10 साल पहले जो अमाउंट थी उसी को ही लिख के बैठ जाते थे कि भाई हो गया हमारा काम, करंट में चाहे यही आइटम 20 लाख की हुई हो, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने लिख दिया 1 लाख की खरीदी थी तो 1 लाख की ही है। लेकिन IFRS में हम अपने एसेट की जब वैल्यूएशन करते हैं तो वो रीअसेस्ड होते हैं अगेन एंड अगेन, उसकी हम बार बार वैल्यूएशन करते हैं साल के आखिर में, और जो डिफरेंस आता है ईयर एंड और फर्स्ट डेट के अंदर, तो उसका डिफरेंस को हम डेप्रिसिएशन में डाल देते हैं। देन फोर्थ पॉइंट जो है वो है एसेट की डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे तो हम जब एसेट की डेप्रिसिएशन करते हैं, सपोज हमारे पास ट्रक है, एग्जाम्पल ट्रक है, तो पहले क्या करते थे, पूरे ट्रक की वैल्यू ली, फुल वैल्यू ली और फुल वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दी। लेकिन जब हम IFRS में वैल्यूएशन करते हैं तो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट वैल्यूएशन करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट वैल्यूएशन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब कि इसमें क्या करते हैं, अगर ट्रक है तो उसके टायर की अलग वैल्यूएशन होगी, उसके ट्रक की बॉडी की अलग वैल्यूएशन होगी, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी, क्योंकि हर एक आइटम की अलग लाइफ है, जरूरी तो नहीं टायर भी उतनी देर ही चलेगा जितनी देर ट्रक की बॉडी चलेगी। तो ये हर पार्ट को डिफरेंटली क्लासीफाई करके उसके अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे फुल बॉडी पे सभी पूरे एसेट को इकट्ठा ही कह देते हैं कि ये बस 10 साल में ही डेप्रिसिएट हो जाएगा, इसमें तो हम टायर टूयर की तो बात ही नहीं करते। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन
टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। लास्ट पॉइंट हमारे पास है, जो हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है, नो प्रॉपर फ्रेमवर्क। लेकिन जो हमारे पास IFRS है उसमें प्रॉपर फ्रेमवर्क है, बहुत ही वाइड फ्रेमवर्क है, जो कि हर पॉइंट को बहुत ही डिटेल में बताता है कि हमें एसेट कैसे रिकॉर्ड करने हैं, लायबिलिटीज़ कैसे रिकॉर्ड करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ही बोला कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा प्रिंसिपल के बेस पे शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दी है उस फॉर्मेट को बनाया, वो टेबल बना दिया जी टेबल, और उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज डाल दी। लेकिन IFRS में क्या करते हैं, एक एक अमाउंट का बताएंगे कि एसेट है तो एसेट के अंदर क्या क्या और आइटम्स हैं, उसे कैसे लिखते हैं, वो एक डिटेल्ड में बताते हैं। तो ये एक वाइड फ्रेमवर्क है और इसका नो प्रॉपर फ्रेमवर्क। तो ये आज हमारा टॉपिक जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये बहुत ध्यान से करना है, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। और कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, जो कि हमारा जो कल का टॉपिक है उसमें हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स के जो न्यूमेरिकल हैं, हमारा सबसे पहला चैप्टर 11th का जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं, हम वो स्टार्ट करेंगे कल से। तो सी यू टुमारो, थैंक यू।